पे उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक श्री चंदन गुप्ता जी तथा यहाँ पधारे हुए मेरे सारे युवा भाइयों और बहनों, आज का हमारा विषय है कि रोल ऑफ यूथ इन द सोसाइटी, यानी युवाओं की समाज में भूमिकाएं। हम युवाओं की समाज के प्रति क्या भूमिकाएं है, ये समझने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो हमें समझनी होगी वो है विश्वास, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर हमें अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए या हमारे देश के लिए कुछ भी करना है तो हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम ये चीज कर सकते हैं। मैं विश्वास को इतना महत्व इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कुछ स्टडीज के अनुसार जब अंग्रेजों ने भारत पे राज किया था तब उन्होंने ना बस हमारी संपत्ति लूटी बल्कि हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी चूर चूर कर दिया था, जिसका प्रत्यय हम आज भी देख सकते हैं, आज की पीढ़ी में भी देख सकते हैं। जब भी हम कोई नया डिसीजन लेने जाते हैं तब मन में थोड़ा डर होता है। तो हमें समाज के लिए अगर कुछ करना है, अपने आप के लिए कुछ करना है तो खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। और इतिहास गवाह है कि जब जब जग में कहीं भी क्रांति घड़ी तब तब युवाओं ने उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बजाई है। प्रभु श्री राम जब वनवास पे गए तब उनकी उम्र महज 24 वर्ष थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब ही कंस का वध किया तब उनकी उम्र महज 14 वर्ष थी। जब मुगलों ने पूरे हिंदुस्तान पे राज किया, हिंदुओं का भविष्य जब अंधकार में लगने लगा था, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की शपथ ली। जब उन्होंने स्वराज की शपथ ली तब उनकी उम्र महज 16 वर्ष थी। जब हमारा स्वातंत्र संग्राम ठंडा पड़ने लगा था तब शहीद भगत सिंह ने सारे युवाओं में ऊर्जा भरने का काम किया। शहीद भगत सिंह को, राजगुरु को जब फांसी की शिक्षा मिली तब उनकी उम्र महज 22 और 23 वर्ष थी। तो इस सब से हमें यह सीखने मिलता है कि अगर हमें खुद पे विश्वास हो और हम सब लोग एकजुट रहे तो हमारी उम्र मायने नहीं रखती। हम खुद पे विश्वास रखें, एकजुट रहे तो हम कोई भी आपदा पे जीत प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु श्री राम ने अकेले ही लंका नहीं जीती थी, प्रभु श्री राम के साथ उनकी पूरी वानर सेना, उनके भाई, ये सब लोग साथ में थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके कार्यकाल में पूरे भारत में 350 किले जीते, 350 गढ़ जीते, पूरे भारत में भगवा लहराया। कार्य करने के लिए उनके जो जिवलग दोस्त थे, जिवलग मावड़े थे, उन्होंने उनके साथ दी। इवन हमें जब स्वातंत्र मिला उसके लिए भी हमारे कई स्वातंत्र सैनिकों ने अपने बलिदान दिए। भाइयों और बहनों, हमें सबको पता है कि भारत यह एक युवा राष्ट्र है। पूरे जगत में भारत यह एकमात्र राष्ट्र है जिसमें 70 करोड़ से अधिक युवा लोग हैं। हम भारतीयों की एवरेज आयु महज 28 वर्ष है। परंतु मैं युवा ये शब्द को मैं उम्र की भाषा में नहीं जकड़ना चाहता। हर वह व्यक्ति जो नई सोच रखता है, हर वह व्यक्ति जो परिवर्तन को स्वीकार करता है, हर वह व्यक्ति जो नए दौर में नई कोशिशें करता है, हर वह व्यक्ति जो समाज को सही दिशा दिखाता है, वह यूथ है, वह युवा है। और युवा का मतलब सिर्फ पुरुष वर्ग ही नहीं बल्कि महिलाएं भी है। इतिहास में जब जब समाज उत्थान का काम हुआ तब तब महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे लगाकर सहकार्य किया। लेकिन अगर हमें ये समाज को सुधारना है, समाज उपयोगी कार्य करना है तो सबसे पहले हमें अपने आप में निवेश करना होगा। हमें अच्छी सी अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी होगी। हमें हमारे शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य में निवेश करना होगा। जब हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, शारीरिक तथा मानसिक लेवल पे स्वास्थ्य बनेंगे, तभी हम समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा पाएंगे। तो आज हम सब लोग यहाँ प्रण लेते हैं कि हम सब अच्छी सी अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में अच्छी शिक्षा प्राप्त करना बहुत इजी हो चुका है। यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब मैंने मेरा सीए फाइनल का एग्जाम दिया था तब हमें कुल 8 विषय होते थे। उसमें से 5 विषयों के लिए मैंने YouTube से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई की थी और 1 विषय खुद से पढ़ाई किया था। महज 2 विषयों के लिए मैंने कोचिंग ली थी। तो अगर आपको लगता है कि तुम्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है पर संसाधन की कमी है तो ऐसी बात नहीं है। तथा इस बदलते वातावरण में जो बहुत तेजी से बदल रहा है उसमें
हम सबको केवल एक उद्देश्य सामने रख के नहीं चलेगा। हमें अच्छी शिक्षा तो लेनी ही है, पर अच्छी शिक्षा लेते हुए हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य पे, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पे उतना ही ध्यान देना होगा। हमें रोज योगा करना होगा, हमें प्राणायाम करना होगा, हमें मेडिटेशन करना होगा, हमें भगवान की प्रेयर करनी होगी, हमें भजन गाने होंगे। तभी जाकर हम इस समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने देश के लिए कुछ भूमिकाएं निभा पाएंगे। हमें हमारा शिक्षण तथा इस टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना होगा, सदुपयोग करना होगा। अजमल कसाब और उनके साथी भी युवा ही थे, पर उन्होंने हिंसा का मार्ग चुना। पर हम लोगों को ये सोचना होगा कि हमारा जो शिक्षण है, ये जो नई टेक्नोलॉजीज है, इसका उपयोग हम समाज उत्थान के लिए कैसे करें। हम सबको मिलकर कई उपक्रम करने हैं। हमको रक्तदान शिविर लेने हैं, हमें गरीब बच्चों को पढ़ाना है, हमें अन्नदान करना है। आज भी अगर आप लोग कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ तो आपको पता चलेगा कि बाहर गांव से आए हुए कई मरीज हैं, उनके परिवारजन है, उनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है। हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य करना पड़ेगा। समाज में किसी घटक पे अन्याय हो तो हमें एकजुट होकर खड़ा होना होगा और उस अन्याय के विरुद्ध लड़ना होगा। हमें गौ रक्षा करनी होगी, हमें धर्म रक्षा करनी होगी, हमें हमारे धर्म के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम युवा ही इस धर्म के बारे में नहीं जानेंगे तो हम अपने अगली पीढ़ी को क्या सिखा पाएंगे। तो मेरे भाई और बहनों, जब तुम ये सब कार्य करोगे, बहुत छोटी मात्रा में इसकी शुरुआत होगी, पर कई लोग आप पे हंसेंगे, पर हमें एकजुट होकर इस कार्य को आगे लेके जाना है। और जब ये कार्य बहुत बड़ा बन जाएगा, तब जो लोग आप पे हंसते थे, वो लोग आपके साथ जुड़ने के लिए आपको रिक्वेस्ट करेंगे। तो आज का मेरा यही तात्पर्य है कि हमें अच्छी से अच्छी शिक्षा लेनी होगी, सबको एकता से रहना होगा और समाज के लिए कार्य करना होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। तो अमित जी ने थोड़ा सा आज का दिन विशेष के बारे में बताया था, उस दिन विशेष से ही प्रारंभ करते हैं। आज 16 दिसंबर का दिन है। 1947 में भारत का विभाजन हुआ। उस समय जो भारत के ऊपर कब्जा करके बैठे थे, ऐसे अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब देने के पश्चात वो देश घर छोड़ के भागे। लेकिन भागते भागते उन्होंने एक काम किया। क्या काम किया? भारत के टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए रहेंगे? 2। कितने लगता है कितना टुकड़ा किया था? भारत जब आजाद हुआ था, किसी ने सुना होगा ना, बच्चों ने तो सुना होगा, बच्चों ने सुना होगा ना, कितने टुकड़े किए थे भारत के? 2 ना, भारत और पाकिस्तान। यही सुना था ना, इतना ही हाँ या ना? 2 टुकड़े किए थे ना, भारत और पाकिस्तान। जी जी नहीं, जब टुकड़े हुए तो 2 ही किए थे। कैसे? यहां पे शायद आपको समझ में आएगा। यहां पे अपना प्यारा भारत, भारत के इस साइड में उन्होंने बनाया एक पाकिस्तान, और यहां पे एक बंगाल करके प्रोविंस हुआ करता था। बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा, और जो ईस्ट वाला बंगाल था वो अपने पास आ गया। नहीं, वेस्ट वाला जो बंगाल था, जिसको पश्चिम बंगाल करके हम बोलते हैं, वो भारत में आ गया। जो ईस्ट वाला बंगाल था, वो बंगाल को पाकिस्तान जोड़ के उसको पूर्वी पाकिस्तान कहने लगे। तो जब पाकिस्तान हुआ तो पाकिस्तान 2 हिस्सा हुआ, बीच में भारत, यहां पाकिस्तान, यहां पाकिस्तान। इस पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, बहुत सारी चीजें हुई। सन 1971 में इस ओर से पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला कर दिया। इस तरफ से पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला कर दिया और भारत को यहां पे इंगेज करके रखा, हम ऐसा कह सकते हैं। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी के बहुत सारे अच्छे बुरे कर्म प्रचलित है समाज में, लेकिन उस समय एक काम उन्होंने किया। जब पाकिस्तान ने यहां से हमला किया तो उन्होंने मतलब इंदिरा गांधी जी स्वयं नहीं गई थी, तो जो भारत की सेना है, उस सेना ने पूरे इस प्रकार से पूर्व पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया।
और उस समय 93,000, आप समझिए कि आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे 93,000 गिनने के लिए कम से कम एक दिन लगेगा। आप अगर कभी कोशिश करोगे कि मैं 1 से लेकर 93,000 तक गिनती गिनता हूं तो आपको पूरा एक दिन चला जाएगा। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पे मजबूर किया गया था, वो आज का दिन 16 दिसंबर। तो आप समझिए कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छा यहां पे कुछ माताएं भी आई है, पेरेंट्स भी आए हैं, कुछ बच्चे हैं, तो ये सारे प्रश्न बच्चों के लिए होंगे। बेसिकली हम बच्चों से ही इंगेज करेंगे। सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन्होंने हाथ उठाना। अच्छा बढ़िया, इसमें से आप में से जो 5वीं के नीचे है उन्होंने हाथ उठाना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा कि जितने लोग हैं। अरे बाप रे, बड़े बड़े हाथ भी है, बराबर, ठीक है। 5वीं से 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, ऐसा हाथ उठाना। हाँ, पूरा हाथ उठाओ, पूरे हो ना? हाँ बढ़िया। उसके बाद में 9वीं 10वीं में कितने लोग हैं? ठीक है, और 10वीं के आगे जो भी है उन्होंने हाथ उठाना। चलो एक बात तो पक्का है कि यहाँ पे जो 10वीं के बाद वाला जो समझदार तबका है वो ज्यादा है। अच्छा ठीक है, एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं, जिसके पास उत्तर रहेगा उन्होंने उत्तर तुरंत देना, उन्होंने इंतजार नहीं करना। हाथ उठाना, मेरे को उत्तर देना, बताना। आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे हो, ये तो पक्का है ना? सच्ची में कर रहे हो ना, कि खाली मम्मी पापा को लगता है कि पढ़ रहे हैं? सच्ची में पढ़ रहे? क्यों पढ़ रहे? क्यों पढ़ रहे हो? क्या जरूरत है पढ़ने की? पढ़ाई कर रहे हो ना? किसी को भी ऐसा पता है इसका उत्तर कि क्यों पढ़ रहे हो? उन्होंने तुरंत बताना कि क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए। बहुत बढ़िया। और बढ़िया, लाइफ को, अच्छा अपनी जिंदगी को सहज सरल बनाने के लिए। बहुत बढ़िया। और जी जी, अपने लाइफ को, मतलब अपने मम्मी पापा का नाम रोशन। हाँ, तालियां बजाओ इसके लिए, तालियां बजाओ। इसको बराबर पता है कि ऐसा बोलने के बाद ताली बजेगी, है ना? अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या लगता है क्यों कर रहे हैं? 3-4 जन नहीं उतरते। हाँ, ताकि आगे जाके देश के लिए कुछ करे। ठीक है, हम आते हैं वापस इस पे। और यहां से बच्चियां कुछ डिसाइड नहीं कर रही हैं क्या? पढ़ाई क्यों कर रही है? क्योंकि बाद में आगे जाके किसी को पढ़ाना पड़े, ऐसा है क्या? बच्चियों ने, किसी ने कुछ नहीं बोला। ये हमारी बीच में भारत माता बैठी हुई है, बच्चियों ने कुछ नहीं सोचा। क्यों पढ़ाई कर रहे? मनीषा क्यों पढ़ाई कर रहे बेटा? अपना करियर बनाने के लिए। बहुत बढ़िया। हाँ, नॉलेज बढ़ाने के लिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, किसी को याद है कि हमने कौन सा गीत लिया था अभी थोड़ी देर पहले? कितने लोगों को याद है कि कौन सा गीत लिया था? अच्छा, जिन्होंने लिया था उनको याद है। हाँ बताओ, तू बता। अच्छा, दूसरी कड़ी? हाँ, ये गलत है। और कोई बच्चियों में किसी को याद है? नेहा को छोड़ के, क्योंकि नेहा ने तो गीत लिया है, उसको याद है। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूं। गीत बहुत खूबसूरत था। हम युवा है हम करें मुश्किलों से सामना, मुश्किलों से सामना, मातृभूमि हित जगे है हमारी कामना, है हमारी कामना। अच्छा चलिए, मैं आपको बोलता हूं कि कुछ लोगों के नाम, कुछ लोग, 3-4 जनों के नाम मैं लेता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को उससे जुड़ा हुआ कोई नाम याद रहेगा तो तुरंत बताना कि वो नाम कौन सा है। स्वामी विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, छत्रपति शिवाजी महाराज। ये 5 नाम मैं बताए, अभी आप लोगों ने नाम बताना। हाँ बताओ। भगत सिंह,
सुखदेव, सुखदेव, सावित्रीबाई फुले, संभाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, हाँ बच्चा, महाराणा प्रताप, वीर सावरकर, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, और बहुत बढ़िया बल्लार राव होलकर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अटल बिहारी वाजपेयी, अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम, और बेटा जवाहरलाल नेहरू, शहाजी राजे भोसले, बहुत बढ़िया, डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये क्या समझ में आ रहा है इनके नामों से? अच्छा, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो अभी जीवित थे जितने आप लोगों ने नाम लिया? कोई भी नहीं, एक भी नहीं। इनके जीवित ना होने के बावजूद इनका नाम आपको याद है। क्यों याद है? वो हमारे देश के लिए, मतलब वो देश के बड़े बड़े प्रधानमंत्री, बड़े बड़े पंडरान मंत्री है, पंडरान, हाँ ठीक है, इसको प्रधान बराबर सिखाना बाद में अमित। तो ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने सच्ची में देश सेवा की है। अच्छा चलिए एक और प्रश्न पूछता हूं, अभी ले लेते हैं हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम। सरदार वल्लभ भाई पटेल कभी जीवित थे? तो 1950 में। उस टाइम पे नहीं नहीं बोल के आपके परदादा या उनके पिताजी जीवित रहे होंगे, बराबर है ना? नाम बताइए उनका। एक व्यक्ति को याद है, दो व्यक्ति को याद है, परदादा या उनके पिताजी, तीन व्यक्ति को याद है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाथी क्या हुआ? अरे अपने पिताजी, दादाजी, परदादाजी, इनके नाम तो याद होने चाहिए ना, क्यों नहीं याद है? एकदम सहज सिंपल कारण बताता हूं। दो चीज है, एक तो मेरे को पापा ने बताया नहीं आज तक, इसके लिए हमको याद नहीं है, और दूसरा वो याद क्यों नहीं है वो बाद में हम विषय छेड़ेंगे। लेकिन ये बाकी लोगों के नाम इसीलिए याद है क्योंकि उन्होंने उस समय देश के लिए कुछ अपना सहभाग दिया, बराबर है? ये लोग वो थे जिन्होंने देश में कहीं पे आजादी दिलाई, देश को किसी ना किसी क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व किया, देश को आगे लेके गए, बराबर है? और उसी वजह से देश आज उस स्थिति में है जिस स्थिति में देश को होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर पहले एक और प्रश्न पूछा था कि हम शिक्षा क्यों ग्रहित कर रहे हैं, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। इसका सहज सिंपल आंसर जो अभी तक हमने मिला, ये सभी पर्सनल आंसर थे। मतलब मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए मेरा करियर बनना चाहिए, ये सारे विषय है। जब तक एक उद्देश्य नहीं मिलता तब तक उसकी तरफ जाने का मार्ग सहज सिंपल नहीं होता है। आज हम जाते समय हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, ये क्लियर ऑब्जेक्टिव अपने दिमाग में बैठा के जाएंगे कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। तो जब ये क्लियर हो जाएगी कि हमको पढ़ाई क्यों करनी है, उसके बाद है ना कैसी करनी है, वो जो शिक्षक ने बहुत अच्छे से बताया कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, किस प्रकार से शरीर, मन, बुद्धि सबका संतुलन होना चाहिए, क्या मार्ग अपनाना चाहिए, सर ने बहुत अच्छे से उसको कवर कर लिया। क्यों करना चाहिए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आज भारत दुनिया का, मतलब आप समझ लो तकरीबन 190 से 200 देश है पूरे विश्व में, और सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से देश में है? सबसे ज्यादा युवा कौन से देश में है? तो दुनिया का सबसे बड़ा दोस्त किसको होना चाहिए? किसको होना चाहिए? किसको होना चाहिए? है क्या? कौन है डेवलप्ड देश? जापान, अमेरिका, बराबर ना? ये सारे देश के, यूरोप, ये सब के नाम आ जाते हैं फटाक से। भारत का क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता भारत में? अगर भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, भारत में युवा सबसे ज्यादा है, तो भारत के नाम इन देशों में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हम बहुत ज्यादा आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं। मेरी पढ़ाई, बाद में मेरी नौकरी, बाद में मेरा घर, बस। आज थोड़ा उससे बाहर निकलना कि देश को इस समय किन की आवश्यकता है। देश को आवश्यकता है डॉक्टर्स की, देश को आवश्यकता है इंजीनियर्स की, देश को आवश्यकता है
साइंटिस्ट की, देश को आवश्यकता है बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर्स की। क्या मैं वो बन सकता हूं? ये सोचना चाहिए, जाके आज घर पे सोचना कि इस समय भारत देश को आगे लेके जाने के लिए किसकी आवश्यकता है। तो आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? इलॉन मस्क।